सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। सर, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज लेके आ चुका हूं। अमित भाई, जिस सरप्राइज की आप बात कर रहे थे वो सरप्राइज है क्या? बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब दबा दो सर। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो ये रहा हमारा टेलीग्राम, फास्ट कॉस्ट FMSM बाय AB, जाके ज्वाइन कर लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कभी भी कोई भी कहीं भी कैसी भी डाउट्स हो आप मेरे को डाउट्स ड्रॉप कर सकते हो। और अपना इंस्टाग्राम की आईडी ये अवेलेबल रही आपके पास। ओके सर, छोटी छोटी मस्तियों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। अब सर, हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो आप बोल रहे हैं भाई आज तक हुआ नहीं हमारे कॉस्ट FM के लेवल पे और जो आप लेके आए हो? चलो सर, सरप्राइज से पर्दा उठाते हुए हमारे पास है कॉस्ट की चैप्टर वाइज एडजस्टमेंट्स। क्या बात कर रहे हो सर? सर, मैंने अराउंड नहीं भी जोड़ जोड़ के कुछ 100 एडजस्टमेंट्स आपके लिए फाइंड आउट करी है जो कि चैप्टर वाइज अवेलेबल है, जिसको कवर अप करने से आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना सर, बेसिक तो आता है, कंसेप्ट आते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां नहीं कर पाओगे। तो सर, अगर ये अनाउंसमेंट सुन के ही मजा आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो सर। मैं इस बार टारगेट कर रहा हूं बहुत सारे आपके प्यार के, कोई नंबर नहीं दूंगा, जितना लाइक ठोक सको, जितनी प्यारी कमेंट कर सको कर दो सर। तो सेम, सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए पास आज कॉस्ट के लिए आपके पास अवेलेबल है सर FM। बहुत लोग बोलेंगे सर FM के लिए अवेलेबल नहीं है। सुनो, अगर इस पे आज के आज हमारे पास 500 लाइक्स पहुंच गए तो मैं सेम टू सेम कल FM के लिए भी रिलीज कर दूंगा। अब ये आपके ऊपर है सर, 500 लाइक्स का टारगेट आपको पहुंचा के देना है मेरे लिए। अगर 500 लाइक्स हो जाते हैं तो हम पक्का सर कल सेम टू सेम FM के लिए भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट शेयर कर देंगे। ओके सर, सिर्फ लिस्ट शेयर करके छोड़ रहे हो क्या? नहीं नहीं, टेंशन मत लो, सब कुछ फटाफट से समझाने भी वाला हूं। तो आ जाओ सर, फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक एडजस्टमेंट आपको समझा के देता हूं। चलो, सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी सर? हाँ जी सर, रेडी। आ जाओ सर। अगर मैं कॉस्ट शीट की बात कर लूं, ध्यान रखना सबसे पहले हमारे पास जितने भी स्पेशल डिजाइन्स, डायग्राम्स, रेंट ऑफ स्पेशल मशीन या स्पेशल सॉफ्टवेयर या स्पेशल मोल्ड्स की बात कर रहा है, वो सब के सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं। कोई भी आपको स्पेशल वर्ड दे देना तो वो पक्का आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के आना है। मतलब सर, अगर नॉर्मल रेंट दे दे या नॉर्मल डिजाइन दे दे, ऐसा कुछ भी अगर नॉर्मल आपको बात कर दे तो वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर डाल के आना है। चलो, सबसे पहला पॉइंट खत्म। दूसरा सर, बच्चों को दिक्कत होती है ना कि एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन को क्या करें, कैसे ट्रीट करें, कैसे फाइंड आउट करें कि सर अपना जो एडमिन ओवरहेड है वो जनरल है या रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। चलो, मैं कुछ टिप्स देता हूं जो ICAI फॉलो करती है, इनके बाहर बन ही नहीं सकता। सबसे पहला, अगर आपका एडमिन ओवरहेड परसेंटेज पे दिया है, किसकी परसेंटेज? अपने से ऊपर वाले कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, इनका अगर आपको परसेंट दे रखा है तो ये एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा। अगर एडमिन ओवरहेड आपका अकेला खड़ा है किसी एडजस्टमेंट के अंदर, जैसे आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 4, एडमिन ओवरहेड इज 5 लाख। अगर आपको ऐसे पॉइंट में अकेला खड़ा हुआ दिख जाए मतलब वो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अगर आपको किसी पॉइंट में ऐसा दिख जाए एडमिन ओवरहेड इज 5 लाख एंड सेलिंग ओवरहेड इज 2 लाख, तो ये वाला एडमिन ओवरहेड आपका जनरल आ जाएगा। ओके सर, कभी आपको एक ऐसा टेबल दे रखा है उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, उसमें पॉइंट ऐसे डाल के डाल दे एडमिन ओवरहेड इज 2 लाख, इस केस में भी आपका एडमिन ओवरहेड जनरल माना जाएगा। जब तक एक तो आपको ऐसे पॉइंट में ना दिया हो नंबर देके और अकेला ना खड़ा हो, उसको आप क्या मानोगे? जनरल। और अगर ऐसे दे दे तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन खुद ही बोल दे रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तब तो टेंशन की बात ही नहीं है। अगला सर, अगर ये एडमिन ऑफ द फैक्ट्री, सर आपको नाम दे रखा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री हो गया मेरा प्रोडक्शन, एडमिन हो गया एडमिन, तो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। या फिर प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, सैलरी हो गई आपका एडमिन, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, तो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर आपका एडमिन ओवरहेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड दे दे तो वो क्या होगा? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और अगर पर यूनिट सोल्ड दे दे तो ये हो जाएगा जनरल एडमिन ओवरहेड। चलो, बाकी सारे केसेस में आप इसको जनरल एडमिन ओवरहेड मान के आओगे। सर, फिनिश गुड्स की अमाउंट याद करो, कॉस्ट शीट में अपने को क्लोजिंग जो स्टॉक होता है ना फिनिश गुड्स का, वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे?
अगर आपको बोल दे सीओपी के बेसिस पे निकाल दो, आपको सीओपी गिवन है, तो क्या करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स। अगर आपको सीओजीएस दे दे, इसका मतलब होता है जितना सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स। तो यहां पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यहां पे यूनिट सोल्ड, यहां पे सीओपी, यहां पे सीओजीएस। ओके, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, सर कैसे पता चलेगा अपने को स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल या स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स है? अगर क्वेश्चन बोल दे भैया स्क्रैप ऑफ मटेरियल लिख दे या स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिख दे, तो वो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर क्वेश्चन आपको लिख दे स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स या फिर स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पे, या फिर एक क्वेश्चन है जो मैंने बोला इस बार आएगा भी, स्क्रैप ऑफ लेदर कटिंग्स वाला पार्ट, ये लेदर कटिंग्स वाला पार्ट, वैसे तो ये स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेकिन आईसीआई ने हर बार इसको स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स माना है, तो लेदर वाले क्वेश्चन को आप स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स मान के आ जाओगे। अगला, सर एक एडजस्टमेंट गिवन है, डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब इस लाइन का मतलब होता है कि आपकी जो डायरेक्ट वेजेस है ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। तो अगर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड निकालना होगा तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय 175%। नेक्स्ट, सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन, ये मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 मेरी मेन बुक का है। बुक की पीडीएफ आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर देखो, इसमें बोलता है 1,08,000 आपको पर एनम लगने वाले 50% कैपेसिटी तक काम करने पे। उसके बाद हर 20% इंक्रीज या उसके पार्ट मतलब या तो बेटा 20% बढ़ जाओ या उसका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी बढ़ जाओ, तब भी अपना क्या होगा, सेम 46,800 इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब अगर आप पूरे साल 0 से 50% पे काम करते हो, कॉस्ट कितनी, 1,08,000। अगर आप 20% बढ़ जाओ 51 से 70 की रेंज में, तो कॉस्ट 46,800 से बढ़ जाएगी। अगर आप 20% और बढ़ जाओ तो सर आपकी कॉस्ट 46,800 बढ़ी थी, एक और बार बढ़ जाएगी। और 90 से 100, अब बच्चे बोलेंगे सर 110 क्यों नहीं गए भाई, 100% से ऊपर काम हो सकता है क्या? नहीं ना। तो 90 से 100% पे काम कर लोगे तो आपकी कॉस्ट इतनी, प्लस एक बार बढ़ी थी, प्लस दूसरी बार बढ़ी, अब ये तीसरी बार भी बढ़ जाएगी। चलो सर एक और पॉइंट, अमाउंट स्पेंट ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मतलब सर आपने कोई सामान बनाया था, वो खराब बन गया, आपको उसको दोबारा बनाना पड़ रहा है, मतलब फैक्ट्री वालों की गलती है, मेन आदमी ने तो एक बार ढंग से बना दिया था, तो इस खर्चे को मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखा के आ जाता हूं। नेक्स्ट, पैकेजिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड्स। अगर आप पैकिंग का कॉस्ट लगा रहे हो, एक तो प्राइमरी पैकिंग होती है, एक सेकेंडरी पैकिंग सेकेंडरी होती है। सर तीसरा आता है अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप सामान को आपने बना के भेज दिया था, उसने बोला अबे क्या गंदी पैकिंग है, ले मेरे मुंह पे फेंक के मार दिया, मेरे को दोबारा से पैक करके भेजना पड़ा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले की गलती है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाल के आ जाऊंगा। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर आप जनरल मैनेजर को सैलरी दे रहे हो तो वो तो आपका जनरल एडमिन ओवरहेड। सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हो, सुपरवाइजर ना मेरा कुछ काम धंधा नहीं करता, वो खाली बड़ी बड़ी मूंछों में बोलता है काम करेगा, काम करेगा, ये खाली दूसरों को काम करवाता है। तो भले ये प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन सर आपका कुछ भी प्रोडक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दूसरों की मदद कर रहा है, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड में डाल के आ जाएंगे, क्योंकि आदमी फैक्ट्री में बैठा रहता है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी, सॉरी, डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, इनको मत दिखा के आना। आप बोलोगे सर आपकी बुक में तो आरटीपी नवंबर 20 वाले क्वेश्चन में आपने तो दिखा रखा है कॉस्ट शीट में, आईसीआई ने इसका दोबारा आंसर रिलीज किया था, उसमें इन दोनों को कॉस्ट शीट के अंदर नहीं दिखा के आना है। ओके सर, आईसीआई का नया एडजस्टमेंट याद रखो, इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट एक कदम ऊपर, जब आप वो 5 पॉइंट लिखते हो ना, कौन कौन सा, जनरल एडमिन ओवरहेड, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद लिखते हो सेकेंडरी पैकिंग, इसके जस्ट बाद आप अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख देना, जो मिलके आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा। चलो सर याद करो, जब मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल रहा होता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस कमीशन, तो अगर रॉ मटेरियल खरीद के टाइम आपने इंश्योरेंस का पैसा दिया,
वो आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड होगा। और अगर आपने इंश्योरेंस किया है रॉ मटेरियल के स्टॉक का, WIP के स्टॉक का, तो स्टॉक पड़ा होता है गोडाउन में, गोडाउन होता है मेरा फैक्ट्री में, इसलिए सर स्टॉक का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड। और सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदते टाइम इंश्योरेंस करवा लिया, दैट इज विल बी पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो सर, जीएसटी पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, आप भी देखो मेरे साथ ध्यान से समझो। ओके, सबसे पहला सर, अगर आपको जीएसटी पे आईटीसी अवेलेबल है, मतलब मान लो हुआ क्या, बोलता है 10 लाख रुपए का मेरा परचेज प्राइस है, इस पे जीएसटी लगेगा 18%, लेकिन मुझे आईटीसी अवेलेबल है, मतलब मैं टैक्स दूंगा ना तो मुझे रिफंड मिल जाएगा। अब देखो 10 लाख में आप 18% जोड़ोगे 1.8 लाख, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा माइनस 1.8 लाख। मतलब एक काम करते हैं ना, उसको परचेज प्राइस में ऐड भी मत करना, परचेज प्राइस से लेस भी मत करना, दोनों ही इग्नोर कर दो, कुछ भी मत करना। अगर बोल दे आपको आईटीसी अवेलेबल है तो ऐड भी मत करना, माइनस भी मत करना। बोले सर कि आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए में आईटीसी 18% जोड़ के कॉस्ट 11.8 लाख दिखानी पड़ जाएगी। अच्छा आ जाओ अगला। सर अगर क्वेश्चन बोल दे आईटीसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने गलती से प्राइस में ऐड कर दिया था, मतलब क्वेश्चन बोले कि आपको आईटीसी अवेलेबल है, लेकिन आपका प्राइस ऐसे बताए कि भैया मेरी प्राइस है 11.8 लाख और इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, पर आपको रिफंड मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से अपनी कॉस्ट को किसको, जीएसटी की कॉस्ट को माइनस कर दूंगा और 10 लाख रुपए दिखा के आऊंगा। ये सेम क्वेश्चन मई 25 या फिर आपका जनवरी 25 में आया था और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। आ जाओ, ये पॉइंट मैंने स्पेशली लिखा है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स मतलब आपका सर स्टोर डिपार्टमेंट, गोडाउन डिपार्टमेंट होता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब सर छेनी हथौड़ी पड़ी रहती है ना, हाँ, उसको अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखा के आ जाते हैं। सर ये नया एडजस्टमेंट इस बार देखने को मिला है मेरे को, आरटीपी में बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। कैरेज आउटवर्ड मतलब मैं सामान को उठा के बाहर भेज रहा हूं, मतलब सामान बेच रहा हूं, मतलब ये आपका कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। सर एक आध पुराने क्वेश्चन में ना आईसीआई ने इसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाया था, आप मत दिखाना, कैरेज आउटवर्ड को कहां दिखा के आओगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। ओके सर ये वाला पॉइंट देखो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर ये देखना, ये क्वेश्चन वैसे इस बार जैसे मैंने आप लोगों को बोला था एग्जाम में आ चुका है मई 25 के अंदर। क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन ए इज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन बी, और टोटल मटेरियल का कॉस्ट 8 लाख रुपए दे रखा है। ए का यूनिट 40,000 था, बी का 1,20,000 था। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी को बनाने में एक्स मान लेते हैं, तो ए को बनाने में कितना लग जाएगा, 2x, ठीक है। टोटल मटेरियल का कॉस्ट कितना दे रखा है, टोटल ऑफ ए प्लस टोटल ऑफ बी, तो मैं बोलता हूं भैया ये जो 8 लाख रुपए आपका आएगा, यूनिट्स ऑफ ए इंटू कितना कॉस्ट है, यूनिट्स ऑफ बी इंटू कितना कॉस्ट है, ये लो। तो इससे आपका पर यूनिट बी का प्राइस निकल जाएगा 4, ए का प्राइस निकल जाएगा इंटू 2 8, काम खत्म। लास्ट सर ये जीएसटी का टॉपिक है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप कार को हायर पे लेके आते हो, ठीक है, आपने कार को रेंट पे लिया और पेट्रोल का खर्चा भी दिया है, तो जीएसटी जो लगेगा वो रेंट पे और पेट्रोल का खर्चा जो आपने रीइंबर्स किया था दोनों के अमाउंट पे लगेगा। ये मत बोलना सर जीएसटी ऑन रेंटिंग में आप सिर्फ रेंट पे लगाओगे ना, जीएसटी ऑन हायरिंग ऑफ कार मतलब रेंट पे भी, और अगर पेट्रोल का खर्चा दिया है तो पेट्रोल के खर्चे पे भी ऐड होके आएगा। परफेक्ट, 17 एडजस्टमेंट्स अपन ने सारी की सारी खत्म कर लिए 15-14 मिनट के अंदर। ओके सर आ जाओ, अब मैं आपको मटेरियल कॉस्ट की सारी एडजस्टमेंट्स करवाना चाहता हूं, आ जाओ। सबसे पहली एडजस्टमेंट सर, डिस्काउंट का मतलब आपका कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी ट्रेड सब्सिडी, ये वाले सारे डिस्काउंट भी होते हैं। कैश डिस्काउंट को आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि ये फाइनेंस का आइटम है, ये मैं आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा। अगर आपने 500 लाइक करा दिया तो उसकी वीडियो डल जाएगी। ओके, और अगर आपको क्वांटिटी डिस्काउंट दे दे कि भैया 1 किलो खरीदोगे तो 30 रुपए में, और अगर 5 किलो खरीदोगे तो 100 रुपए में दे दूंगा, क्वांटिटी डिस्काउंट। या फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट जो सबके लिए अवेलेबल होता है, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, ये वाला डिस्काउंट, या फिर आपको सब्सिडी मिल जाए।
ये सारे परचेज प्राइस में से डिडक्ट होते हैं, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होता है। सर आपने मैंने पढ़ रखा है नॉर्मल लॉस के केस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस होगी, ओके। एबनॉर्मल लॉस के केस में बोथ क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट दोनों को माइनस करके आएंगे। चलो सर एक और एडजस्टमेंट, ईओक्यू निकालने के लिए ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपको रॉ मटेरियल परचेज्ड लेना पड़ता है, कितना आपने ऑर्डर डाला, कितना परचेज किया, और मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक निकालने के लिए अपन कंजम्पशन पे जाते हैं, कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर लिया। परफेक्ट सर। अब देखो एक और पॉइंट सर, हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल कंजम्पशन। सर आप रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो है ना कैसे निकालोगे, या तो क्वेश्चन में खुद दे देगा कि सर मेरी एनुअल कंजम्पशन 10 लाख की है, या फिर आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, फिनिश गुड्स का डिटेल्स दे देगा। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो क्वेश्चन बोलेगा आपकी सेल डिमांड है 5 लाख, ओके। तो ध्यान से देखो, सेल बराबर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस आएगा यहां पे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सर ये देखो 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक 12,000 दे रखा है, प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया नहीं, तो मेरा प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा, ओके। मेरा प्रोडक्शन निकल के आ गया, मतलब मैंने फिनिश गुड्स का इतना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है। अब एक को बनाने के लिए मेरे को 4 किलो ए का लगता था, ठीक है। तो एक काम करूंगा ना, फिनिश गुड्स मैंने कितना बनाया है इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कर दूंगा, तो 4,88,000 इंटू 4। चलो ये देखो मेरा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकल के आ जाएगा 19,52,000 रुपीज। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका, ये सबसे घटिया तरीका होता है और ये आप तभी लगाओगे जब और कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल ना हो। क्या, आपको बोल देगा सर एवरेज कंजम्पशन दे देगा कि सर मेरा एवरेज डेली कंजम्पशन है 100 किलो, ठीक है, या फिर एवरेज वीकली कंजम्पशन है 200 किलो, या फिर आपको बोल देगा सर मैं महीने में एवरेज मंथली कंजम्पशन है मेरा 1000 किलो, ठीक है। तो सर अगर मुझे टोटल कंजम्पशन निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 52 वीक से, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 महीने से। जो आपको डिटेल्स गिवन होगी उसके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके मेरी टोटल एनुअल कंजम्पशन निकल के आ जाएगी। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये मैंने आपको टॉपिक बताया था कि फिनिश गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और सिमिलरली अगर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है तो वो आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा। सर एक बात और सुनना, कंज्यूम्ड लगता है मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक निकालने के लिए, परचेज्ड लगता है मेरे को ईओक्यू निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ना दे, क्लोजिंग स्टॉक ना दे, तो क्या मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। यही तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं, दोनों बराबर आ जाएंगे। चलो सर वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं। सर एक मेरा क्वेश्चन आया था जिसमें था कि आपके पास आप यूनिट ए और यूनिट बी, इनको अगर आप अलग अलग खरीदते हो तो अलग अलग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर आप इनको एक साथ खरीदने बैठोगे तो आप इनका एक साथ का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालोगे? क्योंकि इनकी क्वांटिटी डिमांडेड अलग हो जाती है। सर इनका ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग हो सकता है, इनका कैरिंग कॉस्ट अलग आ सकता है। तो सर सुनना, उस क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको टोटल क्वांटिटी के लिए ए और बी की क्वांटिटी जोड़ देनी है। सर इन दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम था तो मैंने सेम ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लिया पर ऑर्डर, और नीचे मुझे लेना पड़ेगा इनका कंबाइंड कैरिंग कॉस्ट। तो मैं क्या लूंगा सर, वेटेड एवरेज कंबाइंड प्राइस ले लूंगा, इनटू क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस निकाल दिया, यूनिट ऑफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ ए, यूनिट ऑफ बी सेलिंग प्राइस ऑफ बी, और डिवाइडेड बाय दोनों यूनिट्स। तो मेरा वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। वो आपका दिया रहता है ना इंटरेस्ट परसेंटेज वाला, हाँ जी, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
चलो अब सुनो स्टॉक आउट का क्वेश्चन, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, दोबारा से एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर व्हाट विल बी माई लॉस, आपको स्टॉक आउट के क्वेश्चन में ये देखना है कि भैया अगर मैं 100 यूनिट रखता हूं एक्स्ट्रा, तो मेरे को 100 यूनिट रखने के लिए एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। और ये देखो क्या मेरा कस्टमर लौट के जा रहा है, क्या मेरी एनी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इन दोनों का टोटल कॉस्ट अपना कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब मान लो अगर मैं 80 यूनिट रखता हूं, तो इसको रखने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी प्लस हो सकता है ना मेरा 20 कस्टमर वापस लौट के चला जाए। हाँ जी सर, एक मिनट रुक जाओ सर, चार्ज करने दो। हो सकता है मेरा 20 कस्टमर वापस लौट के चला जाए, हाँ जी, तो उस कस्टमर का लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। हाँ जी, तो इन दोनों को जोड़ के अपना टोटल कॉस्ट आएगा। अब जिस पॉइंट पे आपका टोटल कॉस्ट कम आ जाए, सबसे कम आ जाए, दैट विल बी योर ऑप्टिमम स्टॉक का लेवल, वो अपने को रखना चाहिए। परफेक्ट सर, एक एडजस्टमेंट और सुनो क्या बोलता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द काउंटर ऑफर फॉर डिस्काउंट, कि सर आपको कितना, मान लो सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, बोलेगा ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट निकाल दो। अब मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे रहा हूं, अब टोटल कॉस्ट निकाल दो। बोलेगा क्या आपकी कॉस्ट ज्यादा आई है, हाँ सर ज्यादा आई है, तो आपको कितना काउंटर ऑफर देना पड़ेगा। सर ये सुनो, आप इतना परसेंट डिस्काउंट मांगना सो दैट आपकी जो कॉस्ट होगी ना वो मिनिमम कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल के बराबर आ जानी चाहिए। आपको कम से कम इतना पैसा तो मांगना सामने वाले से पड़ जाएगा। चलो सर ये मैंने आपको अभी समझा दिया। हाँ जी सर, कंजम्पशन वाला पॉइंट, सर ये देखो आपका बोलता है आपको टोटल कंजम्पशन 2,40,000 चाहिए, मेरे को इतना लड्डू खाना ही खाना है, डॉक्टर ने मेरे को बोला है भैया 2,40,000 खाना है तो खाना है। अब मैं अगर खरीद के लाऊंगा ना तो लाते 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 4% मेरा बर्बाद हो जाता है। ओके, तो एक काम करता हूं ना, मैं एक्स खरीदूंगा, उसका 4% बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 96% ऑफ एक्स। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि 96% ऑफ एक्स जो बच जाता है वो 2,40,000 के बराबर ही होना चाहिए। तो आप कितना खरीद के लाओगे, 2,50,000 किलो खरीद के लेके आओगे। कैसे आया, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 96%, अपना आंसर निकल के आ गया सर। चलो सर, पेरिसेबल गुड्स, बहुत हल्ला बनाया गया था, पेरिसेबल गुड का क्वेश्चन आ गया, नया 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 एडजस्टमेंट। अरे यार ये नवंबर 2022 से डाला हुआ अपनी बुक के अंदर, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन बोलता है कि पेरिसेबल गुड्स है, मान लो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, मैंने उसी का डेटा उठा लिया कि मेरा सामान जो है ना 3.5 दिन के अंदर अंदर खराब हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं मैक्सिमम स्टॉक निकाल लूंगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला ये रहा, ROL प्लस ROQ प्लस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। आ गया, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां पे माइनस आएगा, माइनस, ठीक है ओके। अब ये देखना, एक तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला वाला, दूसरा मैं निकालूंगा कि सर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूं ना और 3.5 दिन तक ही मेरा चलने वाला है, तो मैं देखूंगा कि मेरे को 3.5 दिन के अंदर कितना रॉ मटेरियल लगेगा, एवरेज कंजम्पशन इंटू 3.5 दिन, ठीक है। अब मान लो मेरा मैक्सिमम स्टॉक से फॉर्मूला आ रहा है 10,000 और रॉ मटेरियल जो एवरेज है इंटू 3.5 दिन कर रहा हूं, तो मेरा आ रहा है 7,000। मतलब सर 7,000 सामान में 3.5 दिन के अंदर अंदर खाऊंगा। अब अगर आप 10,000 क्वांटिटी रख लेते हो, ठीक है, स्टॉक में, तो 7,000 के बाद 3,000 तो तुम्हारा खराब ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा सामान 3.5 दिन से ऊपर एक्सपायर हो जाता है। तो अब बताओ 10,000 रखना चाहिए कि 7,000 रखना चाहिए। सर 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 अपने को तो 10,000 रखना चाहिए ना, दैट्स इट। नहीं 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 सर, क्या बात कर रहे हो, अपने को 10,000 थोड़ी रखना चाहिए, 10,000 तो खराब हो जाएगा, इसीलिए अपने को 7,000 ही ओनली रखना चाहिए। डन डन सर जी। अब देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालते हो, परचेज प्राइस दिया रहता है इंटू इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। अच्छा याद रखना सर, याद है ना वो डिस्काउंट वाला, जब आपका क्वेश्चन आता है कि मैं आपको परचेज प्राइस पे 2% डिस्काउंट दे दूंगा, तो परचेज प्राइस पे अगर 2% डिस्काउंट देगा तो आपकी परचेज प्राइस बदलेगी, और अगर परचेज प्राइस बदलेगी तो
तो ये देखो ना, आपकी कैरिंग कॉस्ट भी तो बदल जाएगी ना, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिपेंड करती है। डन। सर एक पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल रहे होते हो ना ईओक्यू के केस में, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर ही निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो सर एक बात याद रखना, मान लो सर मैं साल भर में मुझे चाहिए 1000 किलो और एक बार में मैं 300 किलो मंगाता हूं, तो कितना आ रहा है 3.333 ऑर्डर। मैं क्या बोलूंगा दुकानदार को, भाई 3 ऑर्डर भेज और फिर थोड़ा सा पॉइंट 3 ऑर्डर भेज दे। क्या वो गाड़ी को 3 चक्के पे उठा के लेके आएगा? हवा में थोड़ी लाएगा। वो तो 3 बार गाड़ी लाएगा प्लस एक बार चौथी बार भी उसको गाड़ी लानी पड़ ही जाएगी। दैट मीन्स सर हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के केस में आपको राउंड अप करना है। मतलब अगर आंसर 3.1 आया तब भी 4 ऑर्डर, 3.5 आया तब भी 4 ऑर्डर, 3.8 आया तब भी 4 ऑर्डर ही माना जाएगा। चलो सर जी, रॉ मटेरियल के केस में ना आप डिटेंशन, पेनल्टी, फाइन इन सबको ऐड नहीं करके आते हो। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस का आइटम है, ये अपना एबनॉर्मल लॉसेस है, इन सबको ऐड अपन नहीं करके आते हैं। और सर याद है अपना मैक्सिमम स्टॉक निकालते वक्त या फिर मैक्सिमम कंजम्पशन निकालते वक्त किसी भी केस में आपका लीड टाइम, मतलब आपको सामान लाने में कितना टाइम लग रहा है, और आपका कंजम्पशन, जैसे कंजम्पशन दिया रहता है पर डे, पर वीक, इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मतलब अगर लीड टाइम दिया है 5 डेज तो कंजम्पशन भी होना चाहिए 100 किलो पर डे पे। अगर ये दिया है 5 वीक तो ये भी होना चाहिए 100 किलो पर वीक। इनका बेस हमेशा बराबर होना चाहिए। ओके सर, इसी के साथ मेरा मटेरियल कॉस्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको दिक्कत दे सकते थे, उठा के चुन के अपन ने मिलके खत्म कर लिए हैं। आ जाओ, अब मैं आपको इंप्लॉय कॉस्टिंग वाला करवाने वाला हूं। क्या बात है। चलो सर ध्यान से देखो। सर वेज रेट या जो लेबर कॉस्ट होती है ना, याद करो मैंने बोला था सर लेबर कॉस्टिंग चैप्टर 2 तरीके से देखा जाता है। एक वेज रेट या लेबर कॉस्ट निकाल रहे हो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, इसलिए कंपनी जो भी पे कर रही है अपनी जेब से सब जोड़ देगी। बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, परक्विसिट, अलावेंस, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस में। अर्निंग्स के केस में अर्निंग्स आपकी देखी जाती है वर्कर के साइड से, जो आदमी काम कर रहा है बोलता है भैया मुझे कितना मिला इन हैंड, मैं उतना देखना चाहूंगा। इसीलिए इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और पीएफ को इग्नोर किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता। क्यों सर? क्योंकि वो मेरे को अभी नहीं मिलता, बाद में मिलेगा। और इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया जाता है क्योंकि मुझे वो जमा करवाना पड़ जाता है। ओके सर, चलो टोटल ओवर टाइम में आप कितना पेमेंट कर रहे हो वो आएगा। नॉर्मली मैं कितने घंटे पेमेंट करता हूं प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। जैसे सर क्वेश्चन ने आपको बोला कि भाई नॉर्मली मैं तेरे को 100 रुपए की पेमेंट करता हूं, अगर आप आओगे मेरे पास ओवर टाइम करने तो मैं 50 रुपए ज्यादा दूंगा, तो टोटल ओवर टाइम पेमेंट कितना मिलेगा आपको? 150। लेकिन ओवर टाइम करने का प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला है? 50 रुपए। ये 100 रुपए, ये 50 रुपए। डन। टाइम रेट को पीस रेट में कैसे बदलोगे? सिंपल, पीस रेट निकालने के लिए आपका जो कॉस्ट पर आवर दे रखा है ना, उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 आवर, जो आप स्टैंडर्ड के हिसाब से बना सकते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको पीस रेट को बदलना है टाइम रेट में तो कुछ मत करना, आपका पीस रेट गिवन होगा। हाँ जी सर, पीस रेट गिवन होगा। कॉस्ट यहां पे आप लिख सकते हो टाइम रेट, आपका पीस रेट गिवन होगा, डिवाइड कर देना एक यूनिट को बनाने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। स्टैंडर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इन डिटेल मैंने आपको बता रखा है। कहां पे सर? अपनी पावर बैचेस में। यहां पे मैं आपको फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिवाइज करवा रहा हूं। चलो सर, मैंने हमेशा बोला है बच्चे लोगों को इफेक्टिव का मतलब ही नहीं पता। इफेक्टिव का मतलब होता है एवरेज, टोटल आपने कितना पेमेंट किया डिवाइडेड बाय कितने घंटे आपने काम कर लिया, एवरेज आपकी पेमेंट निकल के आ जाती है। ऑर्डिनरी वेज रेट निकालते वक्त, वेज रेट मतलब वर्कर के साइड से नहीं, कंपनी के साइड से, तो ऑर्डिनरी वेज रेट निकालते वक्त आपको ओवर टाइम इंक्लूड नहीं करना होता है। ऑर्डिनरी का मतलब ही होता है एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। डन सर जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अगर क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि ओवर टाइम आपको तभी मिलेगा जब आप 9 घंटे से ज्यादा काम करोगे, तो सबसे पहले ये देखो क्या किसी वर्कर ने 9 घंटे से ज्यादा काम किया है। अगर 9 घंटे से ज्यादा काम किया है तो मैं उसको ओवर टाइम दूंगा, नहीं तो ओवर टाइम नहीं दूंगा। हाँ सर, इसने मान लो मेरे पास 3 वर्कर थे सर, इसने 9 घंटे से ज्यादा काम किया, इसने 9 घंटे से कम किया, इसने 9 घंटे के बराबर काम किया, तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, अगर आप 9 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, कम काम करोगे तो नहीं मिलेगा, बराबर काम करोगे तो नहीं मिलेगा, ज्यादा काम करोगे तो मिल जाएगा। ओके, और अगर हम आपको ओवर टाइम दे रहे हैं तो ओवर टाइम आपके 8 घंटे के बाद से गिनने लग जाएंगे। मतलब 3 वर्कर है, इसने 10 घंटे काम किया, इसने 9 घंटे काम किया, इसने 8 घंटे काम किया। क्या तुमने 9 घंटे से ज्यादा काम किया? नहीं। क्या तुमने 9 घंटे से ज्यादा काम किया? नहीं। क्या तुमने 9 घंटे से ज्यादा काम किया? हाँ। अब आपको पता है ओवर टाइम कब से मिलने लग जाएगी? 8 घंटे के बाद से। मतलब आपको 2 घंटे के लिए ओवर टाइम मिलने वाला होगा। ओके ओके, इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन है मैंने अपनी पावर बैच में, और सुपर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक। मतलब सर मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहां पे खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। सीए अमित भाई, अमित भाई खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। ये रहा अमित भाई, ये अपना ही चैनल है सर। ये देखो मैंने अभी लाइव में 24 घंटे कॉस्ट की मैराथन लाइव ली थी। ये देखो 24 घंटे अपन ने लाइव पढ़ाया था। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कवर अप करवा रखे हैं। एफएम का भी 24 घंटे नहीं, उनका 12 घंटे पढ़ाया था, और वहां पे उनके सारे सुपर 100 करवाए थे जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। चलो सर जी, कोई दिक्कत की पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ो। अब अगला सर, ये मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूं, जब आप हाल से और रउअन का क्वेश्चन बना रहे हो ना, एक बात याद रखना, बोनस तो निकाल दिया लेकिन नॉर्मल पेमेंट जो तुमने एक्चुअल घंटे काम किया है वो भी जोड़ना। मतलब मान लो सर आपने बोनस निकाला हाल से कितना निकाला, मान लो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू सर रेट इंटू 50%, लेकिन आपको टोटल वेजेस निकालने के लिए एक्चुअली में कितने घंटे काम किया इंटू रेट, ये भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल निकल के आएगा। मतलब नॉर्मल पेमेंट प्लस बोनस निकालोगे तब जाके आपका टोटल वेजेस आता है। परफेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर, इसका एक बड़ा सा लंबा चौड़ा वाला क्वेश्चन है। अगर आपको निकालना है कि मेरे पास दिया टोटल ज्वाइंट, टोटल ज्वाइंट दे दिया 100, अब मुझे पता नहीं सर इसमें से रिप्लेसमेंट कितनी है और नए लोग कितने आए हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड निकालने के लिए जितने लोग छोड़ के गए थे ना, जैसे मान लो मेरे पास 40 लोग छोड़ के गए थे, तो सर आप एक बात बताओ, आप सबसे पहले नए लोगों को बुलाओगे या जो लोग कुर्सी छोड़ के गए थे उनकी सीट भरोगे? तो सर हमेशा पहले रिप्लेस्ड निकालना। जैसे 40 लोग छोड़ के गए तो उनके बदले में 40 लोग को लेके आया हूंगा, तो इसमें से 40 मेरे रिप्लेस आ जाएंगे और 60 मेरे न्यू ज्वाइन आ जाएंगे। सर मान लो 40 लोग छोड़ के गए थे और ज्वाइन करवाया मैंने 30 लोगों को, मतलब 40 छोड़ के गए 30 नए आए, मतलब ये सारे के सारे रिप्लेसमेंट ही आए होंगे, न्यू ज्वाइन ही मेरा 0 हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन मैंने करवा के दे रखा है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर जिसको है अपन ओवरहेड्स का नाम देते हैं। ध्यान से देखना, ये बच्चे पूछते ही रह जाते हैं, हर एक ग्रुप में, मेरे ग्रुप में 20 बार पूछ चुके हैं, 20 बार बता चुका हूं। सुनो इस वाले तरीके का कोई हाथ पांव सर पैर नहीं है, आईसीआई ऐसा ट्रीट करता है, इसीलिए अपन ऐसा ट्रीट करके चल रहे हैं। ध्यान से सुनो, अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी दे रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट का भी दे रखा है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिख के आओगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिख के नहीं आओगे। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वापस से सुन लो, अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों डिपार्टमेंट के दे रखे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो ना, उसमें सर्विस में तो लिख के आना, लेकिन प्रोडक्शन में उसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के मत आना। क्यों? आईसीआई ऐसा करता है। अगर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिख के आ सकते हो। अगर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का दिया हो तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिख के आ सकते हो। इन शॉर्ट समझो,
अगर किसी एक का आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसमें उसका लिख के आ जाना। अगर दोनों का दे रखा हो, सर्विस का भी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी, तो सिर्फ सर्विस में लिखना, प्रोडक्शन में मत लिखना। डन। नेक्स्ट सर, अगर आपको दे दे सर एलोकेट करना है पावर कॉस्ट, पावर ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आपको इसको एलोकेट करना है मशीन पे, अगर सिर्फ हॉर्स पावर दे रखा है तो आप सिर्फ हॉर्स पावर के बेसिस पे बांट के आ जाओ। अगर आपको हॉर्स पावर और मेरी मशीन कितने घंटे चली है वो दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा उस रेशियो में बांट के आना। अगर आपको हॉर्स पावर और कितने घंटे लेबर ने काम किया वो गिवन है, तो मुझे लेबर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरी मशीन कितने चली थी, तो आप सिर्फ हॉर्स पावर के बेसिस पे बांट के आ जाओगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ध्यान से समझो। मशीन आवर रेट जब आप निकाल रहे हो ना, तो आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ना पड़ता है। हाँ जी, अगर डेप्रीशिएशन आपका ईयर्स के बेसिस पे दिया हो तो फिक्स्ड है, और अगर आपका आवर्स के बेसिस पे दिया हो तो वेरिएबल खर्चा है। चलो नेक्स्ट। सर मशीन आवर रेट में आपको मशीन आवर्स निकालना पड़ता है। हाँ, आप बस इतना देखना भैया मेरी मशीन कितने घंटे चली है, मतलब मान लो मेरे वर्कर के पास 1000 घंटे अवेलेबल थे पूरे हफ्ते में। ओके सर, 20 घंटे वो छुट्टी लेके चला गया पैसे के साथ, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी पे तो था ही। सर 15 घंटे वो चला गया छुट्टी पे, लेकिन बिना पैसे के छुट्टी पे तो गया, और आइडल टाइम मेरा हो गया मान लो 15 घंटे का, तो 20 15 15 50 घंटे, मतलब मेरे 50 घंटे बर्बाद हो गए, मेरी मशीन सिर्फ 950 घंटे चली है। तो ये आ जाएगा, आपको ये देखना है मेरी मशीन कितने घंटे चली, बस। सर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, ये मैंने इन डिटेल ओवरहेड चैप्टर में बताया था, आपको कुछ नहीं करना। एक्चुअल ओवरहेड आप हो, रिकवर्ड ओवरहेड प्लान रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये है आपके दादाजी। ठीक है, प्लान रेट कैसे निकलती है, आपको प्लान कॉस्ट और प्लान आवर्स दिया होता है, डिवाइड करके प्लान रेट निकल के आ जाती है। अब सुनो ध्यान से, सर जी आपको हमेशा दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। मान लो आपका रिकवर्ड ओवरहेड आता है 100 और एक्चुअल ओवरहेड है 90, तो क्या दादाजी ज्यादा है? हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दादाजी ने ओवर रिकवर कर लिया है। अब अगर रिकवर्ड ओवरहेड मेरा आता है 50 और एक्चुअल ओवरहेड आता है 70, तो क्या मैं बोलूंगा दादाजी के पास कम है? हाँ, तो मैं बोलूंगा दादाजी ने अंडर रिकवर किया है। हमेशा आंसर दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना। दादाजी कौन? अपने रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड कैसे आएगा? प्लान रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। इनके सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे सुपर 100 के अंदर। ओके सर, कोई दिक्कत का पॉइंट अपने को यहां तक नहीं आया। तो अगर अब मैं आगे आपसे बात करने लग जाऊं ना, हाँ जी सर, मशीन आवर रेट, लोग बोलते हैं सर मशीन आवर रेट में अपन एक मशीन का निकाले, 2 मशीन का निकाले, 3 का निकाले, 1 महीने 1 साल। भाई जितने भी मशीन की निकालनी हो, जितने भी टाइम पीरियड का निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम रखना। मतलब अगर आप एक मशीन की कॉस्ट निकाल रहे हो तो घंटे भी एक मशीन के निकालना। अगर आप 1 साल की कॉस्ट निकाल रहे हो तो घंटे भी 1 साल भर के ही निकाल के आने हैं। ओके सर, रोबोट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, याद करो सर। एक एग्जांपल मैंने लिया था, एक टेबल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग क्या करते हैं? वेज खाते हैं, ये 3 लोग नॉन वेज खाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर पनीर आएगा तो पनीर तो सब लोग खाएंगे, पनीर का खर्चा कितने लोगों में बटेगा? 8 लोगों में। अगर सर मान लो चिकन आ जाएगा, चिकन का खर्चा कितने लोगों में बटेगा? 3 लोगों में ही बटना चाहिए, क्योंकि यही 3 लोग चिकन खाते हैं। तो सर सेम चीज यहां अप्लाई होती है, जो कॉमन खर्चा है वो सारे डिपार्टमेंट के अंदर बांटा जाएगा, लेकिन रोबोट चलाने का खर्चा सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को दिया जाएगा जो डिपार्टमेंट रोबोट चला रहा है। दैट्स इट सर। मतलब कॉमन एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए टोटल आवर्स लेने हैं और इसकी रिकवरी के लिए ओनली रोबोट वाले आवर्स लेने हैं। दैट्स इट सर, आपका ये टॉपिक भी खत्म। सर एक ना बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं बता देता हूं। इंटरेस्ट रेट जो ऐड करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट शीट में मैंने ऐड करवाई है, और कहीं भी कॉस्टिंग में इंटरेस्ट रेट जोड़ के मत आना। ओके सर, बच्चे दूसरे कंफ्यूज होते हैं, सर जी मेंटेनेंस सेटअप टाइम को क्या करूं, प्रोडक्टिव मानूं नॉन प्रोडक्टिव मानूं? हमेशा क्वेश्चन के अंदर दे देगा आपको कि किसको प्रोडक्टिव मानना है, किसको प्रोडक्टिव नहीं मानना है, क्वेश्चन खुद से समझा देगा।
एक सर सप्लीमेंट्री रेट जो अपन निकालते हैं ना ओवर अंडर रिकवरी में, हाँ जी सर ये समझ में नहीं आया था, ये बता दो टोटल जितना ओवरहेड्स आपका अंडर अब्सॉर्ब्ड है ना डिवाइड कर दो, कितना यूनिट्स आपने बेचा, कितना यूनिट्स फिनिश गुड्स का स्टॉक में है, कितना WIP का स्टॉक में है, इनटू कितना परसेंट कंप्लीट है। सर इन सबको जोड़ के डिवाइड करोगे तो आपकी सप्लीमेंट्री रेट निकल के आ जाएगी। दैट्स इट सर, बस काम खत्म। अगला एबीसी की बात कर लो, तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है सर एबीसी में आप कैसे करके अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट निकालते हो। पहले एक्टिविटी पता कर लो, फिर पता कर लो कॉस्ट पूल मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर आप पता करो आपका ड्राइवर कौन है, कितने ड्राइवर्स हैं, आपकी रेट निकल के आ जाएगी। दैट्स इट सर, ये चैप्टर में इतना ही छोटा सा था और कुछ टॉपिक अपना नहीं था। अब अगर मैं बात कर लूं आपसे मार्जिनल वाले चैप्टर की, मार्जिनल वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलता है सर, आपको यह पता करना बहुत जरूरी है कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट सोल्ड का क्या इंपैक्ट आता है सेल्स और कॉस्ट पे अगर इनमें से कुछ भी बदलता है। सर इन डिटेल मैंने बता रखा है, फिर भी इन शॉर्ट दोबारा देख लो। अगर आपका यूनिट्स सोल्ड बदला है, ठीक है, तो इससे आपका सेल बदलेगा, वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा, कॉन्ट्री बदलेगा और प्रॉफिट सब कुछ बदलेगा। अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस बदल गया तो इससे आपका टोटल सेल बदलेगा, वेरिएबल कॉस्ट को टच भी नहीं होगा क्योंकि ना यूनिट बदला था ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदला था, लेकिन टोटल कॉन्ट्री भी बदलेगा, टोटल प्रॉफिट भी बदल जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल गया तो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, हाँ जी कॉन्ट्री भी बदलेगा, प्रॉफिट भी बदलेगा, लेकिन टोटल सेल नहीं बदलने वाली है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है भैया खाली मुझे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करनी है, मतलब बीपी मांगा, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय कॉन्ट्री पर यूनिट या पीवी रेशियो। अगर आपको बोलता है मुझे खाली प्रॉफिट रिकवर करना है, मतलब मौसी की बात कर रहा है, एमओएस टोटल प्रॉफिट बाय कॉन्ट्री पर यूनिट या टोटल प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अगर आपसे बोलता है दोनों रिकवर करने, मतलब डिजायर्ड सेल्स, सर टेल मी द डिजायर्ड सेल्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ना, प्रॉफिट जोड़ना, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। नेक्स्ट सर प्रोडक्ट मिक्स का अगर क्वेश्चन होता है, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है आप कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हो, किसको पहले बनाने वाले हो और कितना बनाने वाले हो, ये होता है प्रोडक्ट मिक्स का मतलब। चलो सर अगर क्वेश्चन आपका की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का आ जाए कि मतलब सर मेरे पास जमीन कम है, मेरे पास घंटे कम है, तो पहले आपको पता करना है ऐसा कौन सा फैक्टर है, जमीन हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर आवर्स हो गया, क्या है जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, वो बन जाएगा आपका की फैक्टर। अब कुछ नहीं करना, मेरे को निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर एक प्रोडक्ट का, डिवाइड और फिर उससे मेरे को निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। कैसे निकालोगे, पर यूनिट जो आया था ना कॉन्ट्री पर यूनिट, इसको डिवाइड कर देना किससे, नंबर ऑफ, अगर आवर्स कम है नंबर ऑफ आवर्स जो एक यूनिट को बनाने के लिए चाहिए, या फिर नंबर ऑफ मटेरियल्स किलो जो एक यूनिट के लिए चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आ जाएगा, उससे आप रैंक निकालना और बना देना। अगर गलती से कभी क्वेश्चन बोले, जैसे सर वो लैंड वाला क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन बोलता है 50 हेक्टेयर इसको देनी ही देनी पड़ेगी, अगर ऐसा बोल दे तो सर आप उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करके जरूर आना, उसके बाद बची हुई लैंड में आपको रैंकिंग करके आनी है। चलो अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि सर आपको मिनिमम प्राइस चार्ज करना है, तो मिनिमम प्राइस का मतलब एक बात सुनना ध्यान से, अगर सर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास कल को सर अमिताभ बच्चन आ जाए, हाय क्या बात करता है, तुम भी है भी हम भी है भी, हाय हाय क्या बात करता है, सुना मेरी पोती को पढ़ाना है, पढ़ाओगे। अगर अमिताभ बच्चन बोले उनकी पोती को पढ़ाना है, मैं बोला पढ़ा दूंगा यार अमिताभ बच्चन ये भी जी क्या बात कर रहे हो, जरूर पढ़ा देंगे। आपको नहीं लगता उनसे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मैं उनसे सबसे कम प्राइस चार्ज करूंगा? हाँ, क्या प्राइस चार्ज करूंगा, सिर्फ मेरी बुक्स की और जो ऐप की वेरिएबल कॉस्ट होगी वो चार्ज करूंगा, बिजली पानी पंखे का कॉस्ट चार्ज नहीं करूंगा। ओके, लेकिन अगर अमित जी ने बोला मेरी बेटी खाली ब्लैक वाटर पिएगी, उसके लिए मुझे ब्लैक वाटर की मशीन लगवानी पड़ी, कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट लगवानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए या उस प्रोसेस के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी एड ऑन हो जाएगी। तो मिनिमम प्राइस कैसे निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ओके, और अगर आपकी कोई एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है तो उसको भी जोड़ देंगे। ओके, बट अगर बोलता है, मान लो सार्थक सर बोले अमिताभ बच्चन होगा तो अपने घर में होगा, हम तो प्रॉफिट चार्ज करेंगे, अगर ऐसा बोल दे तो प्रॉफिट भी, अगर क्वेश्चन बोले
तो ऐड करके आना, वरना ऐड मत करना मिनिमम प्राइस निकालने के लिए। चलो सर, अगर क्वेश्चन कभी कैश ब्रेक इवन बोल दे तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है और कुछ नहीं। शट डाउन पॉइंट, सर किस टाइम पे मेरे को शटर गिरा देना चाहिए? अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, दूसरा माइनस करो अगर मैं दुकान को क्लोज करता हूं तो मेरे को क्या क्या खर्चे लगेंगे। ओके, आ गया, डिवाइड कर दो कॉन्ट्री पर यूनिट। चलो ये आ जाएगा आपका शट डाउन पॉइंट। अगर आप इस शट डाउन पॉइंट से कम बना रहे हो, इससे कम यूनिट्स बना रहे हो, मान लो ये आ गया आपका 75,000, और अगर आप 60,000 यूनिट बना रहे हो तो दुकान को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, लॉस ही लॉस होगा। अगर इससे ज्यादा बना रहे हो तो बनाते रहो सर, जब टाइम अच्छा आएगा अपन प्रॉफिट भी कमाएंगे। ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सर, एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कभी पूछ सकता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है लेकिन दो प्रोडक्ट का साथ में चिपका के, तो कुछ मत करना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो अवेलेबल रहेगी, मेरे को कुछ नहीं करना, बस वेटेड एवरेज कॉन्ट्री पर यूनिट से मेरे को डिवाइड करना है। वेटेड एवरेज कॉन्ट्री पर यूनिट कैसे निकलेगा? कॉन्ट्री पर यूनिट निकालना ए का इंटू यूनिट्स ए, मतलब टोटल कॉन्ट्री ए का प्लस टोटल कॉन्ट्री बी का डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो आपका वेटेड एवरेज कॉन्ट्री पर यूनिट आ जाएगा। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट हो इससे डिवाइड करोगे तो आपका वेटेड एवरेज मतलब कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म, मार्जिनल के सारे अपने टॉपिक खत्म हो गए। अब सुनो, प्रोसेस कॉस्टिंग, मैंने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको डाले हुए हैं। ओके सर, प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो सुनो, क्या दे रखा है? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, याद है ना सर, अपन जब प्रोसेस कॉस्ट बना रहे थे प्रोसेस अकाउंट, तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आता है। हाँ, टोटल कॉस्ट लेना, उसमें से नॉर्मल जितना भी आपका यूनिट्स का लॉस हुआ है, नॉर्मल जितने यूनिट्स का लॉस हुआ है, और स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस उतना ही माइनस करना, और नीचे टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, इतना ही करके आना है। एबनॉर्मल लॉस को मत ट्रीट करने लग जाना, खाली नॉर्मल की बात होती है, इसीलिए इसको नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट बोला जाता है। चलो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए नॉर्मल लॉस हमेशा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस का वर्क डन 0 माना जाता है, फिनिश गुड्स का वर्क डन 100% माना जाता है। अगर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग स्टॉक, इनके बारे में कुछ भी ना बोले तो इनका वर्क डन 100% माना जाता है। बट एबनॉर्मल गेन तो हमेशा ही 100% रहेगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक का अलग कोई परसेंटेज दे दे तो वो मान के आ जाना, ठीक है। फिर मैंने आपका एक फॉर्मेट भी डाल के छोड़ दिया है, ठीक है। ओके, अब सुनो, जब क्वेश्चन आपका फीफो मेथड के बारे में बोले, फीफो, तो ध्यान से सुनना, फीफो में आपने कितना कंप्लीटेड यूनिट्स बनाया है ना, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, याद है? कंप्लीटेड यूनिट्स आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो आपने ओपनिंग स्टॉक में से बनाया, और आउट ऑफ फ्रेश इशू, इसमें से जो आपने बनाया है। हाँ, यहां पे तो आपका वर्क डन हमेशा 100% होता है, क्योंकि आपने इस साल जितना काम किया वो लिखते हो। ओपनिंग वाले में आप पता है क्या लिखते हो? सर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ओपनिंग स्टॉक पे मटेरियल पे 80% काम हो गया था, तो मैं लिखूंगा मैंने इस साल कितना काम किया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में उतना ही आता है कि आपने इस साल कितना काम किया है। मान लो ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 80% काम हो रखा था, लेबर 70%, ओवरहेड 60%। मैं बोलूंगा भैया मैंने मटेरियल पे इस साल 20% काम किया, लेबर पे इस साल 30% काम किया, और ओवरहेड पे मैंने इस साल 40% काम कर रखा है। इतना ही काम कर रखा है, बस। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। सर अगर आपका यूनिट्स आउट ऑफ जो फ्रेश इश्यू उसको 100% माना जाता है और कोई दिक्कत नहीं। वेटेड एवरेज में आपको ये तोड़फोड़ वाला स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100% मान के कैलकुलेट करके आ जाओ। चलो सर ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आप टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करते हो। अगर एक मटेरियल दिया है तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप यहीं से माइनस हो जाएगा। अगर 2 मटेरियल दे रखे हैं, सिर्फ मटेरियल नंबर 1 में से स्क्रैप माइनस करना, 2 में से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगला, अगर आपका कोई कॉस्ट रिलेटेड टू फिनिश गुड्स दे रखा है, ओनली फिनिश गुड्स, जैसे कि पैकिंग का कॉस्ट, तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में मत डालना, उसको फिनिश गुड्स वाले अकाउंट में लास्ट में पैकिंग कॉस्ट के नाम से ऐड करके आ जाना। ऐसा एक क्वेश्चन मेरी बुक में गिवन है। अब
बजटरी कंट्रोल की अगर मैं आपसे बात कर लूं, बहुत ज्यादा इजी है सर। बजटरी कंट्रोल क्या बोलता है? नॉर्मल लाइफ में आप पहले सामान खरीदते हो, फिर बनाते हो, फिर बेचते हो, हाँ, बट बजट निकालने के लिए पहले पता करो कितना बेचना है, फिर पता करो कितना बनाना है, फिर पता करो कितना खरीद के लेके आना है। ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। कब? ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको रॉ मटेरियल वाले चैप्टर के अंदर। अब देखो सर, अगर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपका करंट सेलिंग प्राइस 23,000 है और क्वेश्चन बोलता है ये 10% से बढ़ जाएगा अगर मेरा होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से बढ़ता है, तो मेरा प्राइस इंडेक्स 4% बढ़ा था। अब पता है लोग क्या बोलेंगे? सर थोड़ा सा तो बढ़ा है ना, आप भी सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दो। नहीं, अगर मेरा प्राइस इंडेक्स 5% से बढ़ता तो मैं इसको 4%, तो मैं इसको 10% से बढ़ाता। ये बढ़ा ही नहीं 5% से, तो सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। अब देखो यहां बोलता है डेली वेजेस 850 है, यहां पे परसेंटेज की बात नहीं करी और आपको ऐसा कोई भी लिंक नहीं दिया कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। बोलता है आपका करेंट प्राइस इंडेक्स है 165, ठीक है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ये बढ़ के हो गया 173। यहां पे आपको ऐसा कोई लिंक दिया है कि ये बढ़ेगा इतने से तब इसको बढ़ाना? नहीं। तो मतलब आपका ये प्राइस बेस्ड है डायरेक्ट कस्टमर प्राइस इंडेक्स पे, बेस्ड ऑन कस्टमर प्राइस इंडेक्स। लिंक है, क्वेश्चन में ही लिखा है लिंक है, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो यहां पे रैशनल इंक्रीज अपन करके आ जाएंगे। सर यहां पे रैशनल इंक्रीज क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसने बोला था अगर ये 5% बढ़ेगा तभी बढ़ाना, ये बढ़ा ही नहीं तो मैंने बढ़ाया ही नहीं। चलो डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सर जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है आपका सर्विस कॉस्टिंग का। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट का आपने कुछ भी नहीं डाला। स्टैंडर्ड कॉस्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। सर इसके बाद जेपीबीपी मैंने पूरा करवा दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा करवा दिया, जॉब एंड बैच पूरा करवा दिया, उसमें कुछ ऐसा खास मिला नहीं। सर्विस कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। आ जाओ सर, अगर क्वेश्चन आपका बस का हो या होटल का हो तो आपको कोई कंपलसरी नहीं है फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफरकेट करना। आईसीए कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता। तो अगर आपको आता है तो बाइफरकेट करके आना, नहीं आता तो मत करके आना। एक सलंग लिख के आ जाना, एक साथ लिख के आ जाना। अगर नंबर कटेगा भी तो आधा ही कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। तो अगर आपको आता है तो बाइफरकेट करना, वरना बाइफरकेट मत करना। जब बाइफरकेट कर रहे होगे ना तब ध्यान रखना टायर और रिपेयर मेंटेनेंस हमेशा सेमी वेरिएबल आता है। चलो सर याद है ना अपने को इस चैप्टर में कॉस्टिंग को बेस पसंद है, आपको बेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके सर किस टाइप का बेस? ये देख लो, पैसेंजर बस का क्वेश्चन कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, लॉरी का पर टन पर किलोमीटर, टैक्सी ये सिर्फ किलोमीटर से इसको मतलब, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कस्टमर से। होटल में कॉस्ट पर रूम पर डे, हॉस्पिटल में पर बेड पर डे, टोल रोड में पर व्हीकल पर किलोमीटर, स्कूल में पर स्टूडेंट, इंश्योरेंस में पर पॉलिसी। चलो सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एब्सोल्यूट टन और कमर्शियल टन में, ध्यान से देख लो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट, अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। मान लो मैं 100 टन लेके चला था 400 किलोमीटर, फिर 120 टन लेके चला 300 किलोमीटर, फिर 70 टन लेके चला 150 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्ट टन्स की बात कर लूं तो क्या बोलूंगा? 100 टन लेके 400 किलोमीटर चला, 120 टन लेके 300 किलोमीटर चला, 70 टन लेके 150 किलोमीटर चला, टोटल 86,500 टन किलोमीटर। बट कमर्शियल मतलब ये बोलता है सर आप एक काम करो टन्स का एवरेज कर लो, 100 प्लस 120 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3 इंटू टोटल किलोमीटर, आपका आ जाएगा टन किलोमीटर। ये आपको एवरेज बात करता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो मान लो वहां पे जो आदमी बैठा होगा जो ट्रक चला रहा होगा उसको इतना ज्ञान तो नहीं, तो उसको तो इतना दिमाग नहीं है ऐसा ऐसा करके आओ, वो सीधा बोलता है मोटा मोटी मेरा इतना खर्चा लग गया, इतना काम हो गया, वो इसके दम पे बात करता है। ओके ओके सर, लास्ट कुछ अपने एडजस्टमेंट बचे, सुन लो। बस और ट्रक के केस में हमेशा टू वे जर्नी होती है, मतलब गाड़ी जाएगी और वापस भी आएगी। अब ये आपको क्वेश्चन बोलेगा, हो सकता है मेरी गाड़ी भरी हुई जाए और भरी हुई वापस आए, या ऐसा हो सकता है गाड़ी भरी हुई जाए और खाली वापस आए, ठीक है। तो वन ट्रिप का मतलब हमेशा वन राउंड ट्रिप होता है। वन ट्रिप का मतलब वन राउंड ट्रिप होता है, जाना और आना। चलो ऑक्यूपेंसी का मतलब कितनी परसेंट सीट मेरी फुलफिल है। मान लो अगर बोलता है मेरे पास 40 सीट है और 90% सीट फुल है, मतलब 36 सीट मेरी भरी हुई है, 4 सीट खाली है।
अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो मैं मानूंगा भैया मेरी पूरी सीट भरी हुई है, 100% अपना ऑक्यूपेंसी है। चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपको बोल दे आपके पास 20 बस है, उसमें से 10% बस हमेशा ना रिपेयर के लिए गोडाउन में खड़ी रहती है। तो आप एक काम करना, अपनी पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेना, नॉर्मल जैसे निकालते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ 20 बस, 20 बस का टोटल कॉस्ट निकाल लेना। मान लो आ गया 5,000, चलो 5 लाख। फिर आप एक काम करना, आप सर अपने पास अप्रोप्रिएट करके 20 बस है, 10% अपनी खराब रहती है, मतलब 18 बस बचती है। तो आप एक काम करना, टोटल कॉस्ट निकाल देना फिर 18 बस की। सर शुरू से अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले टोटल कॉस्ट निकालना, फिर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 18 करके 18 बस की निकाल के आ जाना, सॉल्व करके आ जाना, अपना काम हो जाएगा। शुरू से ही 18 बस की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शन करके लास्ट में भी निकाल के आ सकते हैं। अगला, सर याद करो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आपको इक्विवेलेंट रूम जो निकालते हो ना वो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स लेके सॉल्व कर दो। कैसे? सर आपका टोटल कॉस्ट गिवन है, हाँ जी सर टोटल कॉस्ट गिवन है, ये रहा इतना, ठीक है। नॉर्मल रूम्स गिवन है, डीलक्स रूम दिया है, सुपर डीलक्स दिया है। बोलते हैं डीलक्स का प्राइस है डबल नॉर्मल रूम के, सुपर डीलक्स का प्राइस है 2.5 टाइम्स नॉर्मल रूम के। चलो तो मैं इसको सर इक्विवेलेंट रूम नहीं बनाता, एक्स लेके बनाता हूं। नॉर्मल रूम का प्राइस मान लो एक्स, डीलक्स रूम का 2x, सुपर डीलक्स का 2.5x, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूं मेरी टोटल रेंट बराबर टोटल ऑफ द नॉर्मल, टोटल ऑफ डीलक्स, टोटल ऑफ सुपर डीलक्स। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं मेरा 10 लाख रुपए बराबर x इंटू 200, 2x इंटू 100 कमरे, 2.5x इंटू 40 कमरे, 500x बराबर 10 लाख। तो मेरा x आ जाएगा प्राइस ऑफ नॉर्मल रूम, 2x आ जाएगा प्राइस ऑफ डीलक्स रूम, 2.5x आ जाएगा प्राइस ऑफ सुपर डीलक्स रूम। चलो लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ऑक्यूपेंसी 80% है रूम की ड्यूरिंग सीजन में, ऑफ सीजन में 40%। मेरे पास लाइटिंग चार्जेस 110 रुपए आते हैं, कब? ध्यान से सुनना, 110 रुपए। लेकिन जब विंटर का 6 महीना पड़ता है ना तो अपने चार्जेस हो जाते हैं 30 रुपीज। मेरे पास 200 रूम है, विंटर सीजन इज ऑफ सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब ध्यान से देखना सर जी, बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो ऑन सीजन होता है ना, आपका ऑन सीजन होता है 6 मंथ्स का, ठीक है, और आपका जो ऑफ सीजन होता है वो आपका ऑफ सीजन होता है कितने का? ऑफ सीजन होता है मेरा 6 मंथ्स का, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो सर जी, जो मेरे 6 महीने ऑन सीजन के हैं, मतलब पहले तो इधर देखना, बोलता है 4 महीने ठंडी पड़ती है, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ठंडी पड़ती है। तो इस 4 महीने में 30-30 रुपए का मेरे को बिजली बिल आएगा। हाँ, बाकी 8 महीने में मेरे को 110 रुपए का बिजली का बिल आ जाएगा। ये तो क्लियर है? क्लियर है। अब देखना एक एक करके समझाता हूं। सर विंटर मेरा ऑफ सीजन है ना, तो इस टाइम पे मेरे कितने कमरे ऑक्यूपाइड होंगे? सिर्फ 200 का 40%। ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की कहानी मेरी खत्म हो गई। अब ऑन सीजन बोलता है मेरा 6 महीने का ऑन सीजन है, तो लो भैया 1 2 3 4 5 6, इस 6 महीने में मेरे यहां से देखता हूं, मेरे ऑन सीजन है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस 6 महीने में मेरा 80% ऑक्यूपेंसी रहती है। ओके ओके, और चार्ज 110 रुपए। अब जो बच गए 2 महीने, सर ये मेरे ऑफ सीजन है, गर्मी के हैं लेकिन ऑफ सीजन है, ये सब गर्मी के हैं लेकिन मेरे ऑन सीजन है। ओके, तो इसमें 40% मेरा रूम रेट, 40% रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे, 110 रुपए का चार्ज आ जाएगा। इससे आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा और अपने सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे। सर ऑन एन एवरेज अराउंड 90 एडजस्टमेंट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं। सर ये पहली बार इन सीए इंडस्ट्री आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट शीट्स बनाई गई है,
कॉस्टिंग पेपर की बात कर रहा हूं, कॉस्टिंग एफएम पेपर की, बाकी में बने होंगे एकदम टीचर्स ने बनाए होंगे, मैं अपने पेपर की बात करता हूं। सर क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूं, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट मिस हो गए हो, जो आपको पता हो मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि सर बच्चों को ऐसा लगता है ये भी ट्रिकी एडजस्टमेंट है। तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट डाउन करना, सर ये ट्रिकी एडजस्टमेंट कैसी है, कौन सी है, सो दैट मैं अगली बार में उसको भी ऐड करता रहूं और बच्चों को भी उनमें से दिखता रहे ट्रिकी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। ओके सर, ऑन एन एवरेज अराउंड 90 एडजस्टमेंट्स मैंने डाली थी और अच्छे से उनको कवर अप कराया, आपको भी समझाया। अगर आप ये देख के चले गए ना, पक्का बोलता हूं सर, पक्का बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिकी एडजस्टमेंट में से फंसने वाले हैं आपके। एमसीक्यू हो गया, क्वेश्चन के बीच का टॉपिक हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या क्या दे दिया, पावर बैच दे दी, दिखाता हूं सर मैं आपको। हाँ जी अमित भाई, आपने पावर बैच दे दी, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी 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 खुल जाए सिमसिम। सीए अमित भाई आ जाओ, चलो ये देखो मैंने आपको क्या क्या प्रोवाइड करके दे रखा है, रुक जा मेरे भाई। ये देखो प्लेलिस्ट में अगर अपन आते हैं, ध्यान से देखते रहना सर आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, खुल जा भाई। ये देखो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए जो आपको पहले पढ़ने हैं, कॉस्टिंग के भी एफएम के भी। मैंने आपको पावर बैच भी कवर अप करवा दी, जिसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट अपन ने डाल दिए। मैंने आपको लाइव आके सुपर 100 और सुपर 150 क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट भी डाल रहा हूं भाई, और क्या चाहिए, जान निकाल दो, सब डाल दिया सब कुछ। भाई लास्ट टाइम मेरी स्टूडेंट दीपांशी जिन्होंने ये सारी चीजें कवर अप करी थी, उनको 99 आए थे। मैं पक्का इंतजार कर रहा हूं उस बच्चे का, एक बच्चा जो मेरे को 100 में से 100 ला के देगा। सर आप लोगों का वेट है, मैंने सब डाल दिया। इसके बाद भी कभी भी कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगे तो आपके अमित भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल है इन नंबर्स पे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, अगर आपको एफएम की भी सेम एडजस्टमेंट शीट चाहिए तो इस वीडियो को 500 लाइक्स क्रॉस करवाओ। जैसे ही क्रॉस होगा मैं एफएम का भी एडजस्टमेंट लिस्ट डाल दूंगा और उसकी भी वीडियो बना दूंगा, प्लस 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 प्लस। अभी एसएम की 3 घंटे की मैराथन आएगी, एसएम के प्रैक्टिस सेशन आएंगे, आरटीपी एमटीपी सेशन आएगा, बहुत कुछ आने वाला है। तो सर सबसे पहला इस एडजस्टमेंट शीट को डाउनलोड कर लेना, इनके सारे एडजस्टमेंट पढ़ के कवर अप कर लेना, आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। अपने सारे बडीज के साथ शेयर करना, क्योंकि 500 लाइक के बाद ही एफएम की भी लिस्ट आने वाली है। आई होप सर आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं सर, सब कुछ डाल रहा हूं, ये मेरे को सुबह के 6-7 बज गए थे बनाते बनाते। ओके ओके सर, बट मजा आ गया, पहली बार अपन ने बनाया है। अब आगे चलते चलते ये और एडवांस होगा और अच्छे से करेंगे और मजा आएगा इसमें। तो सर आपको 2-3 काम है, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, दूसरा दोस्तों के साथ शेयर करना है, तीसरा आपको कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट लगती हो तो चैप्टर का नाम और वो एडजस्टमेंट नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, मजा आ जाएगा। ओके ओके चलो बाय बाय सर, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहना, शेयर करना, एफएम का भी बहुत जल्दी आने वाला है। ओके बाय बाय। पोस्ट एफएम में टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना।